हेलो एवरीवन। तो मिशन 5000 के सेशन में आप सबका स्वागत है। मिशन 5000 एक तरह का एक अटेम्प्ट है हमारे सिस्टम के द्वारा, जहां पर आपको 5000 आंसर लिखने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है, फैसिलिटेट किया जाता है। जिससे कि अगर आपने 5000 क्वेश्चंस अपने मेंस के पहले लिख लिया, तो इट विल गोइंग टू शार्पन योर थिंकिंग एंड योर राइटिंग स्किल्स ऑल्सो, सो दैट जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे तो आपको पूरा स्ट्रक्चर सामने निकल करके आ जाएगा आंसर का। और बिल्कुल नेचुरली स्पॉन्टेनियसली यू कैन राइट वेरी गुड आंसर, इफेक्टिव आंसर। और इस मिशन के बहुत सारे फायदे हैं, उनके बारे में लिस्ट यहाँ पे है कि आपको ये मिशन क्यों ज्वाइन करना चाहिए। कि slowly and gradually we're going to make a huge bank, answers bank of in a very real time डिमांडिंग क्वेश्चंस। तो इसके बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। चलो थोड़े से एग्जांपल से हम लर्न करते हैं कि मिशन 5000 काम कैसे करता है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, और चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन सेज, डिस्पाइट इट्स रॉबस्ट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हैज लार्जली रिमेन्ड unevenly applied instrument across India। ये तो स्टेटमेंट है ना। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है दिस इस पूरे पार्ट का, क्रिटिकली एग्जामिन द रीजंस फॉर इट्स फ्रेगमेंटेड इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस स्टेट्स, सब्सटेंशिएट विद रीजन स्पेसिफिक एग्जांपल्स। नाउ क्वेश्चन बड़ा चैलेंजिंग है। क्यों है चैलेंजिंग? क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ पे ये क्रिटिकल एग्जामिन आ गया। तो एग्जामिन में हम एक्चुअली आंसर लिखते कैसे हैं? क्या ये वही आंसर हो जाता है जो एनालिसिस में हम लिख रहे हो, या इवेलुएट में लिख रहे हो, या इलस्ट्रेट में लिख रहे हो? तो नहीं, एग्जामिन का आंसर बिल्कुल अलग होता है। उसकी आपको एक कंफर्मिटी मिल जाएगी जब आप मेरे साथ वीडियो को आगे देखोगे। तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन की डिमांड को देखें, मैं एक टूल आपको बताता हूं जिसपे आप प्रैक्टिस करके देखना, आपके थॉट में, आपके स्टाइल में, आपके मेंस नोट्स मेकिंग में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। वो क्या है? वो है ब्लूप्रिंट। तो रादर देन डिवोटिंग योर टाइम राइटिंग एन आंसर, हमें ज्यादातर जब भी हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अपने आंसर की ब्लूप्रिंट बनाने के लिए अटेम्प्ट लेना चाहिए, और उसी में हम ये कोशिश करेंगे। तो अभी हमने जब देखा कि ये क्वेश्चन 250 वर्ड्स का है, तो 250 वर्ड्स में कितने डायमेंशंस में ये आंसर लिखा जा सकता है? तो जब भी आप कोई डायमेंशंस, जब आंसर लिखते हो, तो जितने डायमेंशंस कवर करोगे उतने मार्क्स मिलने के चांसेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से अगर आप देखो तो यूपीएससी के क्वेश्चंस एकेडमिक क्वेश्चंस से अलग होते हैं। क्यों? इन एकेडमिक एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आर इंटेंड टू सी योर नॉलेज, आपका सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। पर अगर मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपके सामने लाऊं और देखो, इस क्वेश्चन में आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे इस क्वेश्चन में। क्या? ये क्वेश्चन एक तरह का प्रॉब्लम दिया गया है आपको, और आपके डिसीजन मेकिंग पावर, आपके सॉल्यूशन प्रोवाइडर स्किल्स जो है, आप कितना अच्छा सॉल्यूशन देते हो उसका, उसके ऊपर आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे। तो आप ध्यान से देखना जाके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी तरह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स देंगे, या आपको कोई सिचुएशन में लाके खड़ा करेंगे, और फिर आपसे प्रोवोक करेंगे। प्रोवोक मतलब आपको आस्क नहीं करेंगे, देखो आपसे बोलेंगे एग्जामिन करो, इवेलुएट करो, जिससे कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की कैपेसिटी बता पाए अपने आंसर में। इसलिए माइंड ट्रेन करना है अपना कि किस तरह से आंसर लिखना है, वो ब्लूप्रिंट से भी आप और समझ पाओगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ब्लूप्रिंट को कहता हूं कि जितने डायमेंशंस निकालोगे ना, उतने आंसर आपके इफेक्टिव होंगे, बैलेंस्ड होंगे आंसर। इसीलिए मेरा ये प्रेफरेंस रहता है कि आप अपने आंसर को शॉर्ट पैराग्राफ में लिखें, या फिर आपका अगर कोई प्रेफरेंस है कि नहीं नहीं मैं तो पॉइंट वाइज ही लिखता हूं, जैसा कि आजकल हम टॉपर्स के आंसर से इन्फ्लुएंस हैं, तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि एक पैराग्राफ 30 से 35 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ कीपिंग अ 30 35 वर्ड्स, अराउंड 30 वर्ड्स को अराउंड रखो आप। तो देखो ये सारे क्या है, पैराग्राफ्स या पॉइंट वाइज है ना। 30 30 वर्ड्स अगर आप अ, सारे पैराग्राफ्स लिखो तो ऑल टुगेदर अराउंड 30, ऑल टुगेदर 30 भी मान लो तो 240 वर्ड्स हो गया। और इससे क्या होगा कि हम डिमांड के बीच में, विद इन दिस डिमांड वी कैन एड्रेस आवर आंसर। जब आप ब्लूप्रिंट बना के आंसर लिखते हो ना, तो आपका आंसर बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाता है, आप प्री डिटरमाइंड रहते हो
किस पैराग्राफ में क्या चीज लॉन्च करना है, किसको कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे स्मूथन करना है इसके कनेक्शन को। तो ब्लूप्रिंट, तो मिशन 5000 में हम जो इंटरेक्शन करते हैं वो ब्लूप्रिंट पे काम करते हैं, फिर स्टूडेंट्स हमारे आंसर लिखते हैं अपने ब्लूप्रिंट में। और ये ब्लूप्रिंट आपका अलग भी हो सकता है। ये नहीं कि आप जो हमने बताया या जो हमारे सपोर्ट सिस्टम से आपको जो इंफॉर्मेशन जा रहा है उसी से आप फिक्स रहो, वो ब्लूप्रिंट अलग भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको थोड़ी सी ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी दे दूं कि ये काम कैसे करता है। तो दो तरह के ब्लूप्रिंट हो सकते हैं। इफ यू हैव अ प्रेफरेंस ऑफ राइटिंग आंसर पैराग्राफ वाइज, तो यू कैन राइट पैराग्राफ वाइज, है ना। पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। तो देखो ये ब्लूप्रिंट, ये आंसर नहीं लिख रहा हूं मैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो यू कैन मेक योर ब्लूप्रिंट पैराग्राफ वाइज, पैराग्राफ वाइज, ओके। और इफ यू हैव एन चॉइस कि आई विल राइट आंसर इन पॉइंट वाइज, तो आप एक पॉइंट बना करके अपने आंसर्स को ऐसे भी लिख सकते हो पॉइंट। तो इसका चीज आप इसके ब्लूप्रिंट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि मेरा ये फैक्ट्स रहेगा, मैं इतने डायमेंशंस में लिखूंगा। तो कहने का मतलब है कि ये ब्लूप्रिंट दोनों हदों में काम करता है। तो ब्लूप्रिंट पे काम करना है, पहले तो ये चीज याद रखना है। ये बॉक्स फॉर्म, 8 बॉक्सेस फॉर 250 वर्ड्स, 6 बॉक्सेस फॉर 150 वर्ड्स। तो चूंकि ये क्वेश्चन 250 वर्ड्स का है, तो इसलिए मैंने 8 बॉक्सेस यहाँ पे आपको बना करके दिए हैं। ओके, नाउ आते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर फिर से। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्योंकि जो सबसे बड़ा टास्क होता है और सबसे पहला जो चुनौती हमें मिलती है, जो चैलेंज मिलती है, उस क्वेश्चन के रियल डिमांड को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि ये मैंने देखा है कि इतने ज्यादा ट्रेनिंग देने के बाद भी जब भी मैं नया क्वेश्चन लॉन्च करता हूं तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, किसकी, क्वेश्चन की रियल डिमांड को निकालने के लिए। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, और देख करके बताओ तो इस क्वेश्चन का की डिमांड क्या है। और जल्दी बताना, ये नहीं कि सोचना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको 2 मिनट रहता है या 1 मिनट रहता है क्वेश्चन की डिमांड को आइडेंटिफाई करना। वो कौन सा कीवर्ड है जिसके बारे में हमें डिटेल में बताना है। और मेरा गारंटी है कि हार्डली किसी बच्चे को इसका की डिमांड मिल पाएगा। और पर मैं बताऊंगा तो आप कन्विंस हो जाओगे, है ना। कोशिश कर लो, लिख लो की डिमांड, लिख लो लिख लो। लिखोगे तो फिर आप अपने आप को जस्टिफाई करोगे, अच्छा मैंने भी यह सोचा था। लिख लो क्या है की डिमांड। तो मुझे पता है ज्यादातर लोग आप में से जो इसका की डिमांड है ना, उन वो क्या चीज सोचा है, वो आपने की डिमांड इसका सोचा है दिस फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, यही सोचा है ना। पर इसका की डिमांड वो है नहीं। इसका जो की डिमांड है इस क्वेश्चन का, वो है कि why there is problem and why there is fragmented implementation। तो इसका मतलब यह है कि हर समय कि फ्रेगमेंटेड इंप्लीमेंटेशन क्यों है। फ्रेगमेंटेड इंप्लीमेंटेशन ना, एफ आई मीन्स फ्रेगमेंटेड इंप्लीमेंटेशन। हमें हर जगह फ्रेगमेंटेड इंप्लीमेंटेशन के बारे में ही बताना है और कुछ नहीं बताना है। इंट्रो हो सकता है एक, है ना, और दूसरा कंक्लूजन हो जाए। पर जब भी हम बॉडी के बारे में, इसको हम बॉडी बोलेंगे अब से ना, क्वेश्चन का ये बॉडी, पूरे बॉडी में आपको इसके अलावा कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं है कि गवर्नमेंट पॉलिसी और ये सब नहीं। पर इसमें एक चैलेंज और हो जाता है फ्रेगमेंटेड इंप्लीमेंटेशन में, कि आपको इस चीज को जस्टिफाई करना है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। आपको हर अलग अलग स्टेट्स में जा करके देखना है कि स्टेट स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या हैं। अब देखो क्यों पूछा आपसे ये क्वेश्चन उन्होंने, आपके पॉलिसी मेकिंग कैपेसिटी को देखने के लिए। अब आप बोलोगे मैं तो पॉलिसी मेकर नहीं हूं, पर आपके अवेयरनेस को भी देखने के लिए। अगर चलो एनडीएमए के बारे में जानते हो तो क्या उससे रिलेटेड आप कुछ जानकारी इकट्ठा करके रखे हो कि नहीं, कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल, न्यूज़पेपर और डिफरेंट मैगजीन्स पढ़ने की आपकी चॉइस है कि नहीं। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है, और इसको टैकल करने के लिए कुछ अलग तो करना पड़ेगा हमें। तो अगर आपने लिखा कि भाई एनडीएमए 2005 में बना और ये ह्योगो फ्रेमवर्क का और इसके ये प्रोविजंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं, आंसर का डिमांड सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। तो आंसर की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें अब क्या करना होगा, बहुत ही केयरफुल होकर के। अब अगर हमने ये कर लिया कि फ्रेगमेंटेड इंप्लीमेंटेशन है, अब हमको क्या करना है, एग्जामिन करना है।
तो देखो एग्जामिन का मतलब क्या होता है। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एग्जामिन करता है, अगर हम कुछ डिजीज है हमारे अंदर तो डॉक्टर क्या कर रहा होता है एग्जामिन में, डॉक्टर के पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर को पता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो हेल्दी बॉडी है उसके ब्लड काउंट, आरबीसी कितने होते हैं, डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं, उनके एनाटॉमी फीचर्स कैसे होते हैं, उसके उसका हार्ट बीट का रेट क्या है, तो उनके पास वो स्टैंडर्ड रहता है। तो देखो एग्जामिन का मैं मीनिंग बता रहा हूँ। एग्जामिन में एक स्टैंडर्ड, जो भी एग्जामिन करता है उसके पास एक स्टैंडर्ड रहता है। स्टैंडर्ड में बोलूं तो पैरामीटर्स, है ना, नॉर्म्स, हिंदी में बोलूं तो खांचा, एक तरह का पैमाना उनके पास पहले से रहता है। अब उस पैमाने पे देखेंगे, वो एग्जामिन करेंगे कि कैसे चीजें नॉर्मल नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो डेविएशन देखते हैं। और हार्ट बीट है तो भाई उसका हार्ट बीट कैसा है, हाई हार्ट बीट हो रहा है कि लो हार्ट बीट है, बीपी हाई है कि लो है। तो वो डेविएशन देखते हैं, और डेविएशन देखने के बाद वो रीजन आउट करने की भी कोशिश करते हैं कि अगर कोई डेविएशन है तो वो डेविएशन क्यों है, और उस डेविएशन में उसका रीजन क्या है, उसकी रीजन। और उसके बाद क्या करेंगे, मेडिसिन मेडिसिन देंगे, और किसी चीज को वो प्रिस्क्राइब करेंगे। यही चीज अब आपको करना है। आपको भी डॉक्टर बनना, पॉलिसी मेकर्स क्या है, वो भी डॉक्टर हैं, किसके लिए, पॉलिसीज के लिए। पॉलिसीज में कुछ फेलियर है तो उस चीज को समझना है वो आपको। अब जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो सबसे चैलेंजिंग है। इंट्रोडक्शन में आप कीवर्ड को इंट्रोड्यूस नहीं करते, आप अपने आंसर को इंट्रोड्यूस करोगे जिससे कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए। तो हमने देखा था डिमांड क्या है, फ्रेगमेंटेड इंप्लीमेंटेशन। अब कोई चीज फ्रेगमेंटेड इंप्लीमेंटेशन है, उसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ तो स्टैंडर्ड खड़ा करना पड़ेगा, तभी तो हम देखेंगे कि उस स्टैंडर्ड से सारे जगह देखेंगे कि अच्छा, इस स्टैंडर्ड से, जो स्टैंडर्ड हमने इंट्रोडक्शन में बनाया, तो उस स्टैंडर्ड से हम देखेंगे कि भाई क्यों डेविएशन है, क्यों डेविएशन है, हर बार डेविएशन, और उसके कारणों को पता करने की कोशिश करेंगे हम, उनके कारणों को। और अच्छा, कोई डेविएशन है तो चलो किस तरह का डेविएशन है, इस तरफ डेविएशन है कि ऊपर का डेविएशन है, इस तरह से भी देखेंगे। लेकिन ये नहीं देखेंगे कि चलो केवल कोई प्रॉब्लमेटिक है, किसी जगह हो सकता है कि कोई सुपर सक्सेसफुल भी हो कोई चीज। तो बैलेंस आंसर में दोनों चीज देखा जाता है ना। तो इस तरह से डेविएशन चेक किया जाता है। अब वो पैरामीटर निकालना है, किसके पैमाने पे आप जांच करोगे, किसके स्टैंडर्ड पे या पैरामीटर्स पे आप वो जांच करोगे कि कंट्री में डेविएशन है कि, सॉरी, स्टेट पे इम्प्लीमेंटेशन में डेविएशन है कि नहीं। तो एनडीएमए के पॉलिसीज में डेविएशन है वो कैसे पता चलता है, एनडीएमए का एक ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव को हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए ये टॉफी नोट्स है जो आपको सपोर्ट करेगी थोड़ी सी एनडीएमए के बारे में। ये मैंने टॉफी नोट से कट निकाल के रखा है यहाँ पर, क्योंकि हर चीज तो रेडीमेड होगा नहीं ना। तो आपको साइड बाय साइड ये पता भी चलेगा कि क्या फाउंडेशन किधर काम भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन बताएगा कि आप आपको पढ़ना क्या है। आपने ये चीज तो पढ़ रखा है, तो एनडीएमए तो आपने नाम सुना होगा पर आप उसके ऑब्जेक्टिव्स को नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पर एनडीएमए की थोड़ी सी जानकारी दिया गया है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स में दिया गया है। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इट वर्क्स ऑन डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, वो चाहता है। तो यहाँ पे आपको पहले ही लिखना होगा कि देखो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग ये इसका ऑब्जेक्टिव है ना, सेक्शन 31-32 में। देन इट फोकसेस ऑन मिटिगेशन मोड, प्रिपेयर्डनेस, ओके, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो सेकंड में क्या है, इसका मिटिगेशन को ज्यादा वो इंपॉर्टेंस देता है ना, और प्रिपेयर्डनेस को देता है कैपेसिटी बिल्डिंग से, है ना। एनडीएमए ये कहता है कि इस तरह के नॉर्म्स बनाओ आप कि मिटिगेशन को ज्यादा ध्यान देना है। फिर लीगल मैंडेट फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम, जोनेशन ड्रिल्स, एसओपीस, है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स, एंड देन रिस्क मैपिंग। वो ये कहता है कि देखो जोनेशन होना चाहिए आपका, तो ये आपको पहले बता देना है वहां पे कि जोनेशन होना चाहिए, ड्रिल्स का प्रैक्टिस होना चाहिए, रिस्क मैपिंग बता देना है कि देखो ये जोन 1, जोन 2, जोन 3, और उसी तरह से फिर नॉर्म्स के हिसाब से अपने प्रोसेस और एक्टिविटीज को डिफाइन करो। एंड फिर आपको बताना है कि देखो ये तो नॉर्म्स है हमारा। अच्छा, थोड़ा सा आप, अगर चॉइस है तो आप लिख सकते हो एनडीएमए के बारे में कि भाई एनडीएमए है कैसी, ह्योगो से इन्फ्लुएंस है, और ह्योगो को लाइक डिजास्टर रिस्क
जो फ्रेमवर्क है उससे इम्प्लीमेंटेड है, पर उसके बाद आपको ये भी चीज बता देनी है कि एक लाइन ज्यादा नहीं बता सकते आप, इसमें एक लाइन से ज्यादा नहीं होगा। तो उस केस में आपको यहाँ पे, और देखो बहुत स्मार्टली आपको सारी चीजें एड्रेस करना है, और फिर एक कयास लगाना है कि देखो डेविएशन होने के पीछे देखो यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज का नहीं होना, थोड़ा सा टेंटेटिव बजट का कॉन्स्ट्रेंट होना, एंड ट्राइबल्स एंड लोकल में गवर्नेंस का इशू, वो थोड़ा सा हिंट कर देना है ऐसे। तो आपने अपना पैमाना तो तैयार कर दिया और टेंटेटिव बता भी दिया कि अब मैं इसी के बारे में आगे बताऊंगा, है ना। अब यहां पर आपको जो ये क्वेश्चन है उसमें रीजनल एस्पेक्ट्स को लेकर के आपको डिस्कस करना है। यहाँ पे देखो ये रीजनल स्पेसिफिक होना चाहिए, रीजन स्पेसिफिक। तो रीजन स्पेसिफिक में आप कैसे टैकल करोगे, कहाँ से इतना डेटा लेके आओगे, और इसी संदर्भ में, इसी रेस्पेक्ट में आपको सपोर्ट मिलता है ये टॉफी नोट्स से। टॉफी नोट्स क्या चीज है? एक तरह का ई बुक है जो आपके मिशन 5000 के लिए सपोर्ट कर रहा होता है, आपको बहुत सारे फाइंडिंग्स लाकर पहले दे देता है। तो अभी बिहार के ऊपर एक तरह का रिपोर्ट फाइंडिंग है ये, केस स्टडीज के बेसिस पर, और कैग ऑडिट रिपोर्ट के बारे में के बेसिस में इसको समझाया गया है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में क्यों फेलियर हुई, और उसके बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। ये कोर्स में इनरोल करने से आपको ऑटोमेटिकली इस पे एक्सेस मिल जाता है, और ये आपको आइडिया भी बता रहा होता है कि आप पढ़ना क्या है। धीरे धीरे रियलाइज होगा कि आज के समय में जब हमारे पास कंफ्यूजन का बहुत दौर है, ये जानना कि क्या पढ़ना है वो इससे क्लियर होगा कि टॉफी नोट्स ही अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सहारा है आपके नोट्स मेकिंग के लिए। तो इसमें सारा कुछ सीक्वेंस में दिया गया है ना। इसमें कॉन्टेम्पररी फाइंडिंग्स है, फिर एक्सपर्ट्स कमेंट्री है, और रेलेवेंस है। जब आप इसको देखते हो तो इसमें क्या लिखा है, संदर्भ छोटे से मैं बताता हूं कि चूंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, वो ये कहता है डिसेंट्रलाइज हो जाना चाहिए प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज का मतलब कि एक एनडीआरएफ होना चाहिए, फिर एसडीआरएफ होना चाहिए। एसडीआरएफ अपनी डिसीजन खुद ले, पर इसमें देखा गया है कि इनके पास फंड की इश्यूज है, और इसीलिए एसडीआरएफ क्या है, इनकैपेबल है। उनके पास प्रॉपर जैकेट नहीं है, बोट नहीं है, जो कि बिहार में फ्लड है, इसके चलते फ्लड का इश्यूज हमेशा आता रहता है, तो उसको मैनेज करने के लिए वो इनकैपेबल है। इसीलिए हर बार वो एनडीआरएफ के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और यही इसका फ्रेगमेंटेड रीजन है। दूसरी चीज, यहाँ पे लीडरशिप में वो एक तरह के प्रायोरिटीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपनी खूब बहुत सारी चैलेंजेस हैं, अपना खुद का कॉन्फ्लिक्ट्स है बहुत सारे। तो इसीलिए मैनेज डिजास्टर मैनेजमेंट इज नॉट दैट टॉप priority, इट इज द priority बट लाइक नॉट हाई priority। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे लिखा, तो आपको अब यहाँ पे क्या करना चाहिए था कि आपको अब बताना था कि देखो एज वी हैव मेंशन्ड दैट कि ऑब्जेक्टिव इज डिसेंट्रलाइजेशन, एक ऑब्जेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन था। अब यहां से देखो इसमें डेविएशन आ रहा है। क्या डेविएशन आ रहा है कि डिसेंट्रलाइज नहीं हो पा रहा है एसडीआरएफ, एसडीआरएफ इज इनकैपेबल। अब उसके पीछे रीजन बता देना, देखो यहाँ पे लिखा है इट हाईलाइट द सिस्टमेटिक बैरियर ड्यू टू बजट कॉन्स्ट्रेंट, है ना, प्रोएक्टिव एब्सेंस ऑफ प्रोएक्टिव गवर्नेंस। तो यहाँ पे उस रीजंस को बताते जाना आपको, क्योंकि एग्जामिन करेंगे ना कि उस डिसेंट्रलाइजेशन से क्यों भटक रहा है ये, और बताना है कि गवर्नेंस नहीं है क्योंकि कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा है कि बहुत सारे रीजनल यहाँ पर पार्टीज हैं, और पार्टीज में लीडर्स हैं, सबको एक साथ लेने में यूनिफिकेशन नहीं है, और आपस में ही चैलेंजेस है गवर्नेंस का। तो इस तरह से चीजों को आपको हाईलाइट करना है। तो मैं छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, आप इसमें और भी चीज निकाल कर देख सकते हैं कि बिहार में डिसेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं है, इसके बारे में आपको ये केस स्टडी जो टॉफी नोट्स में दिया है ये आपको डिटेल बताता है। फिर चलते हैं। तो ये हमने सेकंड पैराग्राफ मैनेज कर लिया। तो अब हमारे पास है सेकंड केस स्टडी, जो कि टॉफी नोट्स में ही आपको मिलता है। इस केस स्टडी में हिमाचल के बारे में दिया गया है। अब चूंकि हमने इंट्रोडक्शन में पहले ही पैरामीटर बना रखा है, और बिहार में एक पैरामीटर में हमने डेविएशन चेक कर लिया, अब दूसरा डेविएशन हमें हिमाचल का मिल रहा है। तो जब आप पढ़ोगे हिमाचल में, तो अच्छा यहाँ पे ये भी दिया कि हिमाचल किस तरह के डिजास्टर से ग्रस्त, माने प्रॉब्लमेटिक है उसको, वो है क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स ना। तो अब लैंडस्लाइड्स है, क्लाउड बर्स्ट है, तो
अब इसमें जो हिमाचल का जो इश्यू है, इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर जोनेशन होना चाहिए, जो हमने देखा था लैंड जोनेशन एंड दिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, डीएमए का, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जोनेशन के साथ उसमें क्या होना चाहिए, ड्रिल होना चाहिए, उसमें नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, टूरिस्ट को कंडीशन फेवरेबल देने के लिए वो नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली लागू ही नहीं किया गया। जब आप पढ़ोगे ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में यही दिया गया है, एनडीएमए का ही रिपोर्ट है यहाँ पे, कि अर्बन लोकल बॉडीज और इन सब के बारे में यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो इसमें दिखता है कि एक बहुत बड़ा क्रिटिकल गैप है। और ये गैप के पीछे जो रीजन है वो क्या है, रिलैक्सेशन, फेलियर ऑफ इन्फोर्समेंट, जोनेशन नहीं हुआ। जैसे कि टूरिस्ट के ऊपर हम पाबंदियां नहीं लगा सकते, टूरिज्म होगा नहीं। और टूरिज्म एक बहुत बड़ा रिसोर्स है यहाँ की गवर्नमेंट के लिए, रेवेन्यू के लिए। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि मिटिगेशन को ज्यादा, और जो कि हमने देखा था, मिटिगेशन एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो मिटिगेशन को फॉलो नहीं किया जाता, तो उसके रीजन आउट करोगे आप ना, तभी पता चलेगा अच्छा ये फ्रेगमेंटेड है, फ्रैक्चर्ड है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से रीजन आप यहाँ पे बता सकते हो कि हिमालय में ऐसा क्या है। तो मिटिगेशन को नहीं, रिलीफ मेजर्स को ज्यादा ध्यान देते हैं ये, है ना, यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पर एक इशू है हिमाचल में भी। और आप और भी चीज देख सकते हो यहाँ पर कि टेक्निकल एक्सपर्टीज का भी कमी है, तो हम लोकल लेवल पर, और इसीलिए हमें जो है लोकल लेवल पे फ्रेगमेंटेशन मिलता है। गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट की सपोर्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने दो चीज देखा, एक जगह बजट कॉन्स्ट्रेंट है जिसके ऊपर एनडीआरएफ में, और यहाँ पे टूरिज्म ने इनको थोड़ा सा नॉर्म्स को ढीला कर दिया यहाँ पर। अब तीसरा केस स्टडीज देखते हैं। तो हमें तो जस्टिफाई करना है इसमें। तो जब हम तीसरी केस स्टडीज के ऊपर नजर डालेंगे, तो फिर से मैं बताते चलूं कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। कि पहले तो हमने नॉर्म्स तय कर लिया था यहाँ पर थोड़ा सा, कि देखो ये नॉर्म्स है, और फिर हम डेविएशन ढूंढने की कोशिश करेंगे हर बार। डेविएशन के बारे में थोड़ा सा अंदाज बताया था, और थोड़ी सी बैकग्राउंड हमने यहाँ पे पहले बता रखी है ना, एनडीएमए के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीटर बनाना। और फिर हमने बिहार के बारे में देखा कि बिहार में डेविएशन क्यों है, हिमाचल में डेविएशन क्यों है। तो दोनों के रीजन अलग है ना, क्षेत्रीय रीजन अलग है। ये सब कहाँ से मिलेगा, ये सारे टॉफी नोट्स में है। टॉफी नोट्स बहुत एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया एक वेरी जेन्युइन एंड प्रैग्मेटिक कंटेंट है, जो कि बहुत सारे मैगजीन से, डाउन टू अर्थ से, रिपोर्ट से डिराइव होता है, और बहुत ही सपोर्टिव है। ये रटने के लिए नहीं है, ये आपके माइंड को खोलने के लिए है। इसको सब पढ़ के रटना नहीं है, इसको आपको एनालाइज करना है अपने बारे में। ये जो मैं जब बताता हूँ ना, ये जो यहाँ पे जो पॉइंट एनालाइज करोगे, ये अपना खुद का व्यू निकलना है आपको। जितना अपने व्यूज लिखोगे, ओरिजिनल व्यूज, उतनी ज्यादा आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस है, और लर्निंग भी आती है। तो शुरू में आपको थोड़ा सपोर्ट लेके लिखना है, फिर उसके बाद इसीलिए आपको एक तरह से ओपनिंग खुद मिल जाएगी, अच्छा मुझे इस तरह से चलना है। तो हमें एग्जामिन करना है, तो हमेशा डेविएशन देखते चलना है यहाँ पर। ओके। तो अब क्या है कि जब हम गुजरात में आते हैं, तो गुजरात में देखते हैं कि गुजरात में भी अपने आप में काफी डिजास्टर्स हैं यहाँ पे। मतलब भुज में अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट भी पड़ जाता है वहाँ पे, सॉइल सैलिनाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है। पर जो डोमिनेटिंग डिजास्टर है ना, वो क्या है, वो है साइक्लोन। अब चूंकि साइक्लोन बड़ा साइक्लिक भी है, हर मॉनसून से जस्ट पहले वो आ ही जाता है वहां पर, और बहुत पॉपुलर है, क्योंकि साइक्लोन जब आता है तो बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट कर रहा होता है। इसीलिए गुजरात के जो एसडीआरएफ है, उसने साइक्लोन को ज्यादा प्रायोरिटी दे दी बाकी डिजास्टर से। अर्थक्वेक की नॉर्म्स को अब सब भूल गए, वो मेमोरी में ही है, वो प्रायोरिटी से खत्म हो गया। और वो भी इत्तेफाक था तो आया, पर आया तो बड़ा जबरदस्त था भूज का, वो 2001 का। क्योंकि वहां पे एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल में जो साइक वो है, अर्थक्वेक है, वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, डेंजरस हो जाता है, लूज है ना, बिल्डिंग होल्ड नहीं कर पाती है लैंड को। तो अब यहाँ पर क्या है, अब आपको बताना है कि देखो गुजरात का जो इश्यू है, उसमें यह है कि आपको पहले बताना है कि चूंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये कहता है कि वी नीड टू मेक ए नॉर्म्स फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर इक्वली, किसी भी डिजास्टर को अंडरमाइन नहीं करना है, सभी के लिए। पर यहाँ पे क्या है कि साइक्लोन को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और चूंकि साइक्लोन को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए क्या है कि बाकी चीज को इग्नोर किया जा रहा है, और इसलिए फ्रेगमेंटेड।
तो अब साइक्लोन को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो ये नहीं कि आप वाहवाही पे चले जाएं। हाँ, थोड़ा सा पॉजिटिव नॉर्म्स में भी आप बात कर सकते हो यहाँ पे, पर आपको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो एकदम अपने आप को एक्सपोज और वर्नरेबल कर दिए यहाँ पे ना गुजरात में। कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज होगा तो बहुत बड़ा व्यापक और बहुत इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट आएगा डिजास्टर का। तो इसके बारे में देखना हमको यहाँ पर। ठीक है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको दिल्ली, हीट वेव से ग्रसित है दिल्ली। अब दिल्ली की अपनी चुनौती है, क्योंकि ये कहता है, दिस सेज, हमारा जो, तो अभी हम फिर से इस पॉइंट को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं। हमने यहाँ पे बेंचमार्क बना लिए थे, है ना। और हर बेंचमार्क्स में हम क्या कर रहे हैं, हर बार हर स्टेट में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि डेविएशन कहाँ पे है। और हमने देखो डेविएशन बिहार में भी निकाल लिया, हमने हिमाचल में भी डेविएशन, और गुजरात में थोड़ा पॉजिटिव से कि हमको यहाँ भी डेविएशन मिल गया। अब हम दिल्ली में आ रहे हैं। अब दिल्ली में तो आपको पता है कि दो तीन पार्टीज, मतलब डिफरेंट पोजीशन में बीजेपी गवर्नमेंट और आप गवर्नमेंट थी, और आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, फ्रेगमेंटेड था, कोऑपरेशन नहीं था। तो आपको बताना है कि देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये कहता है कि कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पर चूंकि यहाँ पर गवर्नमेंट अलग है, तो इनके पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डीडी, एमए के बीच में बहुत ही फ्रेगमेंटेड रिलेशन है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, एब्सेंट है यहाँ पर। इसीलिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है। देखो एग्जामिन कर रहे हैं हम ना, तो अब हमें आइडिया मिलेगा कि अच्छा, अब देखो आपको इस तरह से चीजों को पढ़ना है। अब एनसीईआरटी पढ़ के फाउंडेशन तो बना लिया, अब आपको थोड़ा अवेयर होना है, अवेयरनेस के साथ थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, किसी इश्यूज को आप तोड़ो अपने अंदाज में, उसके और मतलब उसके कॉजेस को पीछे ढूंढना स्टार्ट करो, यही होता है। पार्टी क्यों नहीं कोऑर्डिनेट करती, आइडियोलॉजी अलग है। आइडियोलॉजी अलग है तो कॉपरेशन क्यों नहीं करेंगे, दोनों आइडियोलॉजी बहुत ही प्रोमिनेंट है। और अगर जिसने थोड़ा ग्रो किया तो उसने वो मास खींच लेगा पब्लिक की तरफ, पब्लिक अट्रैक्शन होगा। तो कोई चाहता नहीं है कि ये नई पार्टी सुपरसीड कर जाए अपने ट्रेडिशनल जो पार्टीज है। तो इसलिए आप थोड़ी सी इस चीज को भी अपने अंदाज में आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो आपका ओपिनियन बहुत यहाँ पे मायने रखेगा। इसी तरह से आप आगे बढ़ोगे तो आपको और भी केस स्टडीज है। तो देखो ये आंसर, अब केस स्टडीज, इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट, इस तरह से चीजें पढ़ोगे तो आपको अवेयरनेस मिलेगा, और उस बेसिस पे आप इस आंसर को लिख सकते हो। अब केरला का इश्यू है, केरला भी फ्लड से ग्रसित है। अब फिर से देख लो, हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में पैरामीटर्स बनाए, और सारे जगह हमने डेविएशन ढूंढने की कोशिश की, और डेविएशन को जस्टिफाई करने की भी कोशिश करी। तो हर जगह हमने देखा, और आपको ढूंढना है। हमने देखा अच्छा यहाँ पर पॉइंट की इशू है, यहाँ पर लीनियन है थोड़े से हम रूल्स को लेके हिमाचल में, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है। फिर हमने देखा कि गुजरात में एक ही डिजास्टर के पीछे पड़ गए, दिल्ली में देखा कोऑपरेशन नहीं है। अब बात आती है केरला की। केरला ओवर स्मार्ट स्टेट है, बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं, और बहुत सारे रिपोर्ट है तो ये किसी एक रिपोर्ट को नहीं फॉलो करते, ये सभी को, रीजन में किसी जगह ये रिपोर्ट, किसी जगह वो रिपोर्ट। और इसीलिए यहाँ पे यूनिफिकेशन नहीं है डिफरेंट पॉलिसीज का, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन का। तो इनकी अपनी समस्या है यहाँ पर। केरला की थोड़ी तारीफ करना है आपको, आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। कुछ अच्छा पोजीशन है कि यहाँ के लोग, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस है हाई डिग्री का। पर चूंकि इतने सारे रिपोर्ट्स हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन, अब पैरियर डैम के भी बारे में देख लेना। जो उनका डैम है, वो दो पर्पसेस, हर समय कंफ्यूजन है, आपको दिखेगा डुअल पर्पसेस है। वो हाइडल पावर स्टेशन भी है, केरला का जो डैम है वो हाइडल पावर, वो डैम की खासियत ये है ना। और थोड़ा ये सब चीज आपको रिपोर्ट में मिलेगा। जब कोई डैम से हाइडल पावर हो तो पानी को ऊपर से गिराते हैं डैम के, अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, और फ्लड कंट्रोल करना है तो पानी को नीचे से जाने देते हैं। तो ये दुखी डैम जो है ना, वो दोनों पर्पस सॉल्व कर रहा होता है, इसीलिए कंफ्यूजन है कि कब इसको पानी से इलेक्ट्रिक जनरेट करें, कब इसका फ्लड निकालें। कंफ्यूजन हो जाता है, मिसमैनेजमेंट। तो अब चूंकि मिसमैनेजमेंट है तो बहुत तरह के रिपोर्ट आते हैं, देखो आप मैनेजमेंट ऐसे करो, देखो आप फ्लड को ये करो, लैंडस्लाइड ये करो, बहुत सारी चीजों से। तो रिपोर्ट के बेसिस में यूनिफिकेशन नहीं। अब इसके बाद फिर कुछ कंक्लूजन के बारे में आपको लिखना है। कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, विजनरी होनी चाहिए कंक्लूजन। फ्यूचर में आपको बताना है कि देखो भारत को 2050 में अगर
विश्व में अपना छाप छोड़ना है या फिर सुपर पावर बनना है, तो हमें डिजास्टर को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमें धकेलता है पीछे बार बार। और हमारे फंड का मिस एलोकेशन हो जाता है। हम अपनी ग्रोथ की जगह हम उसको स्टेटस क्यू बनाने के लिए, जो स्थिति है उसको मेंटेन करने में ही हम खपा देते हैं। तो इस तरह से जब आप आंसर लिखोगे ना, तब जस्टिफाई होगा। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आपने सुना है अब तक, तो जरा जरा सा आइडिया मिल रहा है कि एग्जामिन क्या होता है ना। तो चलो, पर ये एक बार में आप कन्विंस नहीं होगे। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे हर दिन। मैं अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, उनको एक बार इवेलुएट के क्वेश्चन दे करके उनसे डिमांड करता हूँ आंसर का ब्लूप्रिंट बनाना। तो अभी ब्लूप्रिंट पे प्रैक्टिस करना है आपको। तो वो प्रैक्टिस करने से ही आगे बढ़ता जाएगी। अच्छा, अब इतना सब कुछ करने के बाद इन रिपोर्ट्स के जो आपने हिंट देखा, उस पर मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, टेंटेटिव सा, ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन शॉट ले लो और इसको लिखना, और इसके इंट्रोडक्शन ही लिख करके आप कमेंट बॉक्स में डालना। आपको उससे पता चल जाएगा मुझे कि आपने क्वेश्चन की डिमांड को समझा है कि नहीं। और इसी संदर्भ में मैं आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा हूँ कि आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आप इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं, है ना। और फिर हमारी टीम एक्टिव हो जाएगी आप तक पहुंचने के लिए। खाली आपको टेक्स्ट करना है, फिर आपको सारे मटेरियल, डिटेल सब कुछ मिल जाएगा। और नहीं तो आप इस कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब जो चैनल आप देख रहे हैं उसमें ही आप थोड़ा हिंट कर सकते हैं और हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको एक टेंटेटिव सा आइडिया देगा, बहुत ही नॉमिनल। लाइक अ फीस स्टार्ट्स फ्रॉम 49 रुपीज टिल 499। तो हर संडे हम एक सुप्रीम टेस्ट कंडक्ट करते हैं मेंस के लिए। उसमें यह है कि आपको, अगर आपने रजिस्टर्ड किया, तो आपको एक क्वेश्चन का टेस्ट दिया जाएगा, एक। अगर आपने 49 रुपीज को, पर उस एक क्वेश्चन के लिए आपको बहुत सारे सिस्टम्स से सपोर्ट किया जाएगा। आपको एक नोट्स भेजा जाएगा जिसमें सारे रिपोर्ट्स होंगे उस क्वेश्चन के संदर्भ में, टेंटेटिव से एक क्वेश्चन को कयास लगा के एक टॉपिक के बारे में होगा। उसमें सारे नोट्स होंगे, उसमें सारे केस स्टडीज होंगे, उसमें वीडियो सपोर्ट मिलेगा आपको। और जब आप टेस्ट देंगे, आपको मॉडल आंसर मिलेगा और उसमें एक बहुत डिटेल आपको इवेल्युएशन आएगा। और दैट इज वेयर आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। माई इवेल जो इवेल्युएशन करती है वो जो टीम है ना, द टीम कंप्राइजेज ऑफ वेरी एक्सपर्ट्स फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड, वो इतना अच्छा आपको ओपनिंग देंगे ना आपके स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट में। आपको वो रियलाइजेशन होगा कि व्हाट डायरेक्शन आई मस्ट प्रोसीड। और अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, तो जूम सेशन से 1-on-1 इंटरेक्शन करके आपके हिंट भी दिए जाएंगे कि आप कहाँ पे काम करो तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। पर देखो, इस तरह के आंसर लिखने के लिए आपको एक रीडिंग मटेरियल तो चाहिए, जो टॉफी नोट्स है। तो आज के समय में जो बेस्ट नोट्स है वो टॉफी नोट्स है। उसके लिए मैंने आपको नंबर बता रखा है, आप उसमें टेक्स्ट करना, आपको डिटेल मिल जाएगा। अब ये जो संडे सुप्रीम टेस्ट है, ये फ्लेक्सिबल रखा गया है। आपकी चॉइस, अगर आप लिटमस टेस्ट लेना चाहते हो तो एक क्वेश्चन का टेस्ट लेके देखो, है ना, कि आप अप्रूव कर रहे हो कि नहीं क्वेश्चन के डिमांड को। और अगर आपके पास टाइम है, तो आप 5 क्वेश्चंस के टेस्ट लेकर के देखो, थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है, जिसमें आपको 10 मार्कर्स और 15 मार्कर्स दोनों मिलेंगे। 1 क्वेश्चन में 15 मार्कर्स मिलेंगे, 10 में आपको। तो ये नॉर्म्स है, इसमें 5 क्वेश्चन के लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। फिर 10 क्वेश्चन जो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ कि जब आप टेस्ट लिख रहे हो तो 1.5 आवर का टेस्ट लिखो कम से कम। जो एक्चुअल एग्जाम है उसका कम से कम आधा कैपेसिटी तो आपको जज करें, और एक फुल टेस्ट है। तो आपके पास चॉइस है कि आप किसमें से अपने आप को एनरोल करके लिखना चाहते हो। लिखो जरूर, क्योंकि आपको लिखना है तो अपने आप को इवेलुएट नहीं करने के लिए, आपको पता करने की अब कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो, कमियां तो हम सबके अंदर है। एंड सो मच ऑफ डिस्कस, लाइक अ टीचिंग एंड ऑल, इतने दिन पढ़ाने के बाद भी मैं देखता हूँ मेरे अंदर भी बहुत सारी स्कोप है इम्प्रूव करने का। तो कभी ये मत सोचना कि मैं अपनी कमियां ढूंढूं। आप आओ और टेस्ट लिखो। किस लिए? कि क्या रास्ता है अब आगे पढ़ने का। पढ़ोगे तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बिल्कुल अलग डिमांड कर रहा होता है ना। तो इसमें आपको हैंड रिटन आंसर लिखना है और अपनी स्क्रीनशॉट लिख के भेजना है। आप टाइप्ड मैसेज भी लिखेंगे, पर उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। विनर्स जो अच्छे मार्क्स निकालेंगे उनके लिए हमने हमारे पास कुछ स्पेसिफिक प्राइज है, जो आप एनरोल करोगे तो उस समय पता चल जाएगा आपको। हैंड रिटन होना चाहिए, और केवल ये संडे को ही होगा।
और आपके पास 2 बजे तक का टाइम रहेगा कि आप रात के 9 बजे तक का टाइम रहेगा कि अपने आंसर को लिखो। आप नेक्स्ट डे भी सबमिट कर सकते हो, तो आपको इवेल्युएशन मिलेगा, पर प्राइजेस जो है उसके साथ, उसके लिए आपकी भागीदारी खत्म हो जाएगी अगर आपने उसको डिले किया तो, है ना। तो आप ये नॉर्म्स के बारे में पढ़ सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज कि जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि आपको मिशन 5000 क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ये प्रोसेस है 5000 आंसर नहीं लिखने का, ये प्रोसेस है आपको रिफाइन करने का, रिफाइन है ना, आपके थॉट को पैनापन लेके आने का। पैनापन का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन दे दो ना कंट्री के लोगों को, गरीबी हट जाए, कुछ लेके आओ अपने डिसीजन से। ऐसा कुछ सॉल्यूशन दो ना कि हम बाकी जो आईआर में जो इश्यूज है सेटल हो जाए। कितना कंफ्यूजन है देखो अभी। तो वो पैनापन चाहिए आपको, वो और वो पढ़ के नहीं, बेसिक्स तो पढ़ लिया अब आपने ना, फाउंडेशन तो किया, और फाउंडेशन यहीं से मिलता है। टॉफी नोट्स आपके फाउंडेशन को ठीक करती है। आपको जैसे अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में आपको बताइए ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके रेलेवेंसेस भी बताएगी। जब आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा अच्छा ये रेलेवेंसेस है, यूनिफिकेशन क्यों चाहिए, जैसे कि ज्वाइंटली हम उसको करें, लर्निंग करें, उसको ट्रांसलेट करें, तो ऐसी चीज मिलेंगी। तो पढ़ना क्या चाहिए, ये टेस्ट क्यों ज्वाइन करो, इट कन्वर्ट्स नॉलेज इनटू रियल एग्जाम स्किल्स। जो आपका इंफॉर्मेशन है आंसर लिखोगे तो स्किल्स, आपके आंसर लिखने की स्किल्स को जांच होती। मास्टर क्रिटिकल थिंकिंग अंडर टाइम प्रेशर, ये जो है क्रिटिकल थिंकिंग, यही सबसे बड़ा आपका एसेट है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है किसी इश्यूज पे आप कितने फाइनर सॉल्यूशन निकाल के देते हो, ये क्रिटिकल थिंकिंग है ना। तो ये प्रैक्टिस कराने से आप आगे समझ पाओगे। अभी थोड़ी सी आपको वेग सा लगेगा ये कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, थिंकिंग ही समझ लो तो अभी आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। देन डेवलप प्रिसीजन एंड क्लैरिटी इन एक्सप्रेशन, यस। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया ना, इंट्रोडक्शन में आपको, अब इतनी सारी बातें इंट्रोडक्शन में कैसे लिखें, तो वो आइडिया भी मिलेगा आपको इसमें। देन बिल्ड अ रेडीमेड आंसर बैंक, एंड दैट इज वेयर यू विल गेट एन ह्यूज बेनिफिट। हर दिन के अटेम्प्ट में अगर आप 10 क्वेश्चन के लिए एनरोल करते हो कि आई एम गोइंग टू राइट 10 क्वेश्चन एवरी डे, तो सोचो आप कितना बड़ा बैंक बनाओगे। अगर आप 10 क्वेश्चन एवरी डे लिखते हो, पर हमारा एम है कि यू मस्ट राइट फुल टेस्ट एवरी डे। अगर 20 क्वेश्चन सुबह अगर आपने 1.5 घंटा अपने आप को डिवोट किया और शाम को किया, और आपने 1.5 घंटे में 10-10 आंसर भी लिख दिए, तो आप सोचो कि अपने एग्जाम देने के लिए आप जब जाओगे तो 5,000 आंसर लिखने के बाद उस कंटेंट को कलेक्ट करके जो टॉफी नोट से मिला और जो आपने एनालिसिस करके बनाया नोट्स, सोचो आप एक एक आंसर जो लिखोगे वो पॉलिसी के जैसा निकल करके आएगा। तो इसीलिए ये भी पर्पस है कि आपको आंसर बैंक बनाना है, और यही मेंस का नोट्स है। इंस्टीट्यूट का नोट्स मेंस का नोट्स नहीं है, क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स को निकाल के दिखा देना कि इसका आंसर यहां से लिख सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स में इतनी दम नहीं है कि आपको आंसर लिखा पाए, एक्सेप्ट टॉफी नोट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन से कंटेंट डिराइव्ड होता है ना, और उसको सर्च किया जाता है बहुत ही सोच समझ के, बहुत बड़ी टीम के द्वारा ये बनाया गया है। ओके, एंड गेट ऑन ऑनेस्ट फीडबैक एंड इम्प्रूव रैपिडली, लाइक आप इवेलुएट करा के देखो, एक जितना आप आंसर लिखते हो उतने ही कंटेंट में आपका इवेलुएशन जाता है, जो आपके फाइन ट्यून करता है अपने आंसर्स को, आपके वर्ड कहाँ पे क्या लिखना है, डेटा कौन सा मिस कर दिया, यहाँ लगाते तो क्या फिट होता। तो आपको उस तरह का सपोर्ट वहां पे मिल रहा होता है। तो वी हैव दिस मच, दिस मिशन 5000 is an ultimate solution for you, and that is only the solution. If you are really intent to write your main examination.